अब जहाँ हम आ जाते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में मैं आपको बता रही हूँ कि व्हाट इज़ एक्चुअली एडिनोमा, क्योंकि बिनाइन लीजन है तो हम इसको फर्स्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए। डेफिनेशन में क्या होता है, देयर इज़ फॉलिक्यूलर एपिथीलियम। फॉलिक्यूलर जो एपिथीलियम होती है उसमें, अब जो हमारे पास जो होता है फॉलिकल होता है, उसके अंदर फॉलिकल के अंदर इस तरह से एपिथीलियम कवर करी होती है। वो एपिथीलियम जो होती है वो या तो लो कोलमनर एपिथीलियम होती है या फिर ये हमारे पास क्यूबाइडल एपिथीलियम होते हैं। अब इस फॉलिक्यूलर एपिथीलियम के अगर बिनाइन हमारे पास बिनाइन न्यूप्लाज्म हो जाए, क्या है कि बिनाइन न्यूप्लाज्म होता है, तो उस बिनाइन न्यूप्लाज्म को हम कह रहे होते हैं एडिनोमा। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ बिनाइन न्यूप्लाज्म एडिनोमा। यही हमारी बुक में लिखी हुई है, द एडिनोमा ऑफ द थायराइड आर बिनाइन न्यूप्लाज्म ड्राइव फ्रॉम द फॉलिकुलर एपिथेलियम। अब हमारे पास क्या होता है कि इसमें एक्चुअली क्या होता है, फॉलिकुलर सबसे ज़्यादा कॉमन, इसके सेकंड नाम हमारे पास फॉलिकुलर एडिनोमा की फॉर्म में भी दिया गया है। इसमें सॉलिटरी लीजन यानी कि आपको एक मास एक नोड्यूल की फॉर्म में अपेयर हो रहा होगा। फिर दूसरी बात क्या बताई हुई है इस वाले पैराग्राफ में, ये बताया हुआ है कि कभी कभार इसके मॉर्फोलॉजी में आपको इस तरह से दिखेगी कि एक जो है इसको डिफ्रेंशिएट करना जो होता है, एक तो हमने पिछले दफ़ा पढ़ा है कि एक मल्टी नोड्यूलर ग्लाइटर होता है, डिफरेंट नोड्यूल्स पड़े होते हैं, और एक होता है इसमें डोमिनेंट नोड्यूल। तो अगर फर्स्ट करो मल्टी नोड्यूलर ग्लाइटर के अंदर एक डोमिनेंट नोड्यूल प्रेजेंट है और वो नोड्यूल जो है वो एडिनोमा का कॉज है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है। और दूसरा एक ये होता है कि कुछ ऐसे एडिनोमास जो होते हैं वो हमारे पास फंक्शनल होते हैं और कुछ होते हैं नॉन फंक्शनल, यानी कि कुछ हार्मोन रिलीज़ करवाते हैं, कुछ हार्मोन नहीं रिलीज़ करवाते हैं। अब जो हमने टॉक्सिक एडिनोमा पहले पढ़ा है, टॉक्सिक एडिनोमा वो होता है जिसमें ऑटोनॉमी होती है, मतलब कि वो खुद ब खुद थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करने लग जाता है। अब इसकी पैथोजेनेसिस की तरफ अगर हम आएँ, देयर इज़ द ड्राइवर म्यूटेशन इन द TSH रिसेप्टर। अब मैंने यहाँ पर पाथवे बना हुआ है कि एक TSH रिसेप्टर होता है, जैसे हार्मोन रिसेप्टर होता है, यहाँ पर आके TSH बाइंड करता है हमारे पास, फिर वो नीचे से ग्रोथ स्टिमुलेटरी पाथवे इंक्रीज होता है, साइक्लिक एमपी इंक्रीज होता है, और हमारे पास क्या हो जाता है, फॉलिकुलर एपिथेलियम से T3 और T4 जो होते हैं वो रिलीज़ होने लग जाते हैं। अब इससे TSH रिसेप्टर के ऊपर TSH का बाइंड होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि ड्राइवर म्यूटेशन हो गई TSH रिसेप्टर सिग्नलिंग पाथवे की, जिसकी वजह से TSH के बगैर बाइंड हुए ये इंडिपेंडेंट हो गया है। हमारे पास TSH रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा और कंटिन्यूसली T3 T4 हार्मोन जो होते हैं वो इंक्रीज़ करवाते हैं। इस कंडीशन को हम कह रहे होते हैं कि थायराइड ऑटोनॉमी, मीन्स नो एनी हार्मोन इंडिपेंडेंसी हो गई हमारे पास। अब इसके अंदर इस कंडीशन को ये कहते हैं, जो पेशेंट जो है वो एक्सेसिव T3 और T4 रिलीज़ करवा रहा होगा, तो उसके अंदर क्या होगा कि सिम्टम्स ऑफ द हाइपरथायरॉयडिज्म होगा, और इसको हम हॉट थायराइड नोड्यूल करवा रहे हैं, जो पीछे मैंने आपको बताया कि जिसके अंदर हाई कंसंट्रेशन में थायराइड हार्मोन रिलीज़ होगा। इसमें सोमैटिक म्यूटेशन देखी गई इन द TSH रिसेप्टर सिग्नलिंग पाथवे, वही बताया हुआ ऑटोनॉमस नोड्यूल भी होता है, और जो कि हमने टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर में पहले देखा था कि जिसमें एकदम से खुद ब खुद से एक ऑटोनॉमस नोड्यूल डेवलप होता है। वो ऑटोनॉमस नोड्यूल हाई कंसंट्रेशन में T3 T4 हार्मोन रिलीज़ करने लग जाता है, जो प्लमर सिंड्रोम बना रहा होता है। फिर उसके बाद अब इसमें एक और ये देखा हुआ है कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ TSH रिसेप्टर के अंदर ही कोई मसला हो, बल्कि हमारे पास एक और चीज़ देखेगी कि रास जो जीन होता है उसके अंदर भी म्यूटेशन देखेगी। अब मैं आ जाती हूँ टुवर्ड्स द मॉर्फोलॉजी कि हमारे पास क्या होते हैं, कि क्या आ जाता है। इसमें क्या होता है कि ये जो होता है ना हमारे पास, वो होते हैं नॉन फंक्शनल एडिनोमा वाले। नॉन फंक्शनल एडिनोमा वाले यानी उनमें हार्मोन रिलीज़ नहीं होगा, तो उसमें रास म्यूटेशन होगी। और फंक्शनल एडिनोमा वाली बातें सारी मैंने आपको बता दी, जिनमें TSH रिसेप्टर की म्यूटेशन होगी, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंसी हो जाएगी, और T3 T4 हार्मोन जो है वो हाई कंसनट्रेशन में रिलीज़ होते हैं। अब मॉर्फोलॉजी की बात करें कि किस तरह से आप एडिनोमा को देखोगे। एक हमारे पास क्या होगा, एक लीजन आपको नेक में नज़र आ रहा होगा, सिंगल लीजन होगा सॉलिटरी, जो कि न्यू प्लास्टिक। अब देखो इस तरह से अगर हम देखें, ऐसे हमारे पास एक ट्यूमर होता है फॉर एग्जांपल, और ये हमारे पास पूरा हमारा थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड का ये हमारे पास नॉर्मल नॉन न्यू प्लास्टिक सेल है, नॉन न्यू प्लास्टिक सेल, और ये है न्यू प्लास्टिक सेल। अब ये जो न्यू प्लास्टिक सेल है वो हमारे पास क्या है, वो कवर हुआ होगा बाय द प्रोमिनेंट कैप्सूल के ज़रिए से, दैट विल सेपरेटेड फ्रॉम द नॉन न्यू प्लास्टिक सेल। मतलब ये नॉर्मल सेल है, ये न्यू प्लास्टिक सेल है, इन दोनों को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने वाला ये वेल इंटैक्ट कैप्सूल है, जो कि मार्क्ड हमारे पास हेलमार्क हो सकता है कैंसर का, इस वाले का। और दूसरा, अगर आप सेल्स की तरफ जाएंगे तो हमारे पास फॉलिकुलर एपिथेलियम में तो फॉलिकल्स होंगे। फॉलिकल्स आपको इस तरह से जो है वो फॉलिकल्स जो है वो आपको इस तरह से अरेंज हुए हुए मिलेंगे, और इनके अंदर कोलाइडल मटीरियल अपेयर होगा।
अब अगर एक और बात ये देखेगा कि इसके अंदर जो फॉलिकल्स अपेयर हो रहे होते हैं वो क्या करते हैं कि इस प्ल्यूमॉर्फिज्म शो करवाते हैं। अटिपिया मतलब कि अटिपिया का मतलब ये होता है कि कोई इनके अंदर मॉर्फोलॉजी नहीं होती। नॉर्मल सेल होते हैं या तो एक ही लाइन में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं या ऊपर प्रेजेंट होते हैं या नीचे प्रेजेंट है, लेकिन इनमें क्या होता है कुछ ऊपर होते हैं कुछ नीचे होते हैं, तो नॉर्मल आपको प्रेजेंटेशन मिलेगी नहीं। दूसरा न्यूक्लियोलाई जो है वो प्रोमिनेंट मिलेगा और उसके साथ साथ इस कंडीशन को एंडोक्राइन एटिपिया मतलब कि अदर ऑर्गन्स अदर एंडोक्राइन ट्यूमर भी इसी तरह के मतलब इन्वॉल्वमेंट होगी। फिर उसके बाद है कि हॉलमार्क ऑफ द फॉलिकुलर एडिनोमा का मतलब है इंटैक्ट कैप्सूल का प्रेजेंस होना। और हमने क्या होता है, एक होता है फॉलिकुलर एडिनोमा और एक होता है फॉलिकुलर कैल्सिनोमा, जो कि मैंने इधर क्लासिफिकेशन में आपको बताया था कि कार्सिनोमा एक पेपिलरी कार्सिनोमा होता है, एक फॉलिकुलर कार्सिनोमा होता है, एक एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा होता है। अब ये जो फॉलिकुलर कार्सिनोमा जो है वो फॉलिकुलर एडिनोमा से डिफ्रेंशिएट होगा बाय द प्रेजेंस ऑफ द कैप्सूल। जो एडिनोमा में हमें पढ़ा है कि कैप्सूल होता है और उसमें कैप्सूलर इन्वेजन नहीं होती, वेस्कुलर इन्वेजन नहीं होती, लेकिन जो फॉलिकुलर कार्सिनोमा जो हम आगे जाके पढ़ेंगे उसमें कैप्सूल जो होता है वो प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं होता और उसमें वेस्कुलर इन्वेजन होती है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो है वो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ आपको पेनलेस एक नोड्यूल सा पेयर हुआ मिलेगा। अब वो जो लार्ज मास है उसके पीछे हमें पता होता है कि जो नॉर्मल फॉर एग्जांपल ये थायराइड प्रेजेंट होता है उसके पीछे ट्रैकिया होता है, लैरिंग्स होता है, तो इनके पीछे के जो स्ट्रक्चर उन पर प्रेशर इफेक्ट्स होगा तो स्वेलोइंग में बंदे को थोड़ा सा मसला होगा। दूसरा अगर फंक्शनल एडिनोमा होगा जो हाई कंसनट्रेशन ऑफ T3 एंड T4 रिलीज करवाएगा तो वो कंडीशन प्रेजेंटेशन ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस के साथ प्रेजेंट होगा। फिर दूसरा जो पेशेंट जो टॉक्सिक एडिनोमा वाले होते हैं वो तो वार्म और हॉट नोड्यूल में होंगे, लेकिन ये जो कैंसर वाले होते हैं ये कोल्ड नोड्यूल के फॉर्म में इमेजिंग में मिलेंगे। कोल्ड नोड्यूल का मतलब जो रेडियो आइसोटोप इस तरीके से लेते नहीं है। और दूसरा एक और भी बात है कि जो हमारे पास इसकी प्रेजेंटेशन जो है ना वो थायराइड एडिनोमा को अगर हमने देखना है तो हम फाइन नीडल एस्पायरेशन करवाते हैं, फाइन नीडल बायोप्सी एस्पायरेशन, और दूसरा प्रॉपर हिस्टोलॉजी के ज़रिए से हम उसके डायग्नोसिस करेंगे कि ये बिनाइन है, ये मैलिग्नेंट है, ये सारी की सारी कंडीशन है। ऊपर मेरे पास एक और भी चीज़ आई हुई कि देखो ये एक एडिनोमा है और एडिनोमा को हमारे पास कवर किया हुआ है किसने, प्रॉपर टाइप ऑफ द कैप्सूल ने, और इस डेफिनेशन में भी ये लिखा हुआ है कि देखो वेल डिफरेंशिएटेड जो हमारे पास ये फॉलिकल्स हैं और ये इसको सराउंड किया हुआ है, ये देखो ये फॉलिकल्स हैं, ये जो छोटे फॉलिकुलर एपिथेलियम सेल्स हैं और इनके अंदर कोलॉइड जो है वो मिलते हैं। इसमें ये दिखा द फोटो माइक्रोग्राफ शोज द डिफरेंशिएटेड फॉलिकल्स रिजेंबलिंग दोज ऑफ द नॉर्मल थायराइड पेरेन्काइम।